हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में अभी तक हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में सीखा था, प्लेन सरफेस से रिलेटेड स्पेशली। देखिए, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखा था कि कभी भी एक रियल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा होता है तो हमेशा उसकी वर्चुअल इमेज बनती है बैक साइड, और अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रियल इमेज बनती है फ्रंट साइड। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखा था कि जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलरली पीछे इमेज बनेगी, ये जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलरली बैक साइड वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलरली फ्रंट साइड इमेज बनेगी, यानी इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी प्लेन सरफेस से रिलेटेड स्पेशली। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखा था कि एक प्लेन मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई या डिमिनिश नहीं करता है, यानी जिस भी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम साइज की बनेगी इमेज बनती है स्पेशली प्लेन मिरर से। बाकी मिरर ऐसा कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन प्लेन मिरर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई या डिमिनिश नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखी थी कि हमेशा अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और वो प्लेन मिरर की एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, ये इसका नाम होता है ट्रांसवर्स वे। ठीक है, तो अगर ये प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज सीधी ही बनेगी। एक ऑब्जेक्ट ही ऐसा है तो इसकी भी इमेज वैसी ही रहेगी जैसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर, इसको हम लोगों ने बोला था लॉन्जिट्यूडनल वे। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वे में रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट, तो अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा होता है प्लेन मिरर के सामने तो इसकी इमेज इन्वर्ट हो जाती है इस तरह से। ऐसे रखा होगा तो इन्वर्टेड दिखेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट मिरर के ज़्यादा करीब उस पॉइंट की इमेज भी ज़्यादा करीब, और जो पॉइंट मिरर से दूर उसकी इमेज भी दूर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्लेन मिरर में होती हैं। डिफरेंट मिरर होगा तो कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें स्पेशली थी प्लेन मिरर से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में ये सब चीज़ें बताई थी। देखिए, और भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख सकते हैं। एक जनरल मिरर, इसको मैंने जनरल मिरर नाम दूंगा, तो जनरल मिरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे सोचिए, मिरर के साइज़ का भी रोल होता है इमेज को बनाने में। देखिए, मिरर के साइज़ का रोल क्या होता है एक इमेज को बनाने में? मिरर के साइज़ का रोल ये होता है कि भाई जब भी एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो इस ऑब्जेक्ट से उठने वाली लाइट बीम इस मिरर के हर एक पोर्शन पर पड़ती है। यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी, यानी इस मिरर का एरिया जितना भी बड़ा होगा, इस ऑब्जेक्ट से उठने वाली लाइट रेज इस मिरर के हर एक कोने पर पड़ेगी और हर एक पोर्शन पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी उसी से इमेज फॉर्मेशन होगी। तो सोचिए, इमेज फॉर्मेशन आप किस तरह से कर सकते हो? ये देखिए भाई, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट रेज यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट रेज ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रेज यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी और लाइट रेज यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी, और सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक ही जगह पर पॉइंट आउट करेंगी इमेज को। सही है, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो ये है मिरर के साइज का रोल। मिरर के हर एक पोर्शन पर लाइट बीम पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट बीम से इमेज बनती है। तो सोचिए, अगर मिरर बड़े साइज का है तो क्या डिफरेंस आएगा, और मिरर अगर छोटे साइज का है तो क्या डिफरेंस आएगा एक इमेज में? देखिए, इमेज की बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी, जो प्लेन मिरर की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो एज इट इज़ रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मिरर बड़ा है तो इमेज बड़ी दिखे, मिरर छोटा है तो इमेज छोटी बना दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मिरर के साइज़ का रोल यहाँ पर होता है कि भाई जितनी ज़्यादा लाइट रेज, जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी मिरर पर पड़ेगी उतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, और जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी से कोई इमेज बनेगी वो इमेज उतनी ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, उतनी ज़्यादा क्लियर दिखेगी। ये रोल होता है मिरर के साइज़ का।
तो मिरर अगर बड़े एरिया का है, बड़े साइज का है, तो उससे बनी इमेज ज़्यादा ब्राइट होगी, ज़्यादा एनर्जी से बनी होगी, लाइट एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट बीम इस पर पड़ेगी और ज़्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। हाँ, वहीं पर अगर मिरर छोटे साइज का है, ये देखिए भाई छोटे साइज का है, तो इससे बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, बस इससे जो इमेज बनेगी वो थोड़ी कम ब्राइट होगी, कम एनर्जी से बनी होगी, क्योंकि इस मिरर के पोर्शन पर कम लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, तो उससे बनी हुई इमेज कम एनर्जी से बनी होगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी से, जितनी ज़्यादा लाइट से कोई इमेज बनती है, वो उतनी ज़्यादा ब्राइट होती है। बात क्लियर है? तो ये चीज़ है, छोटे साइज और बड़े साइज के मिरर का ये डिफरेंस आता है। हाँ, दोनों का डिफरेंस तब विजिबल ज़्यादा होगा जब दोनों ही में ऑब्जेक्ट की सिचुएशन एक ही हो, ऑब्जेक्ट एक ही सिचुएशन में रखा हो। यानी ऐसा ना हो कि हमने एक बड़े मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा तो हम इसको कम लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, और जब हमने छोटे मिरर के सामने जब उसी ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने ज़्यादा लाइट से उसको इल्यूमिनेट किया। नहीं समझे? जैसे हमने बड़े मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा और सिर्फ हमने एक लाइट के सोर्स में एक छोटा सा हमने डिम एक बल्ब जला दिया यहाँ पर, तो उससे जो इमेज बनी है, अब हम इसमें उसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने छोटे मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट के सोर्स में रखा, चारों तरफ हमने लाइट ही का सोर्स लगा दिया, तो फिर तो उससे बनी हुई इमेज ज़्यादा ब्राइट दिखेगी और इससे बनी हुई इमेज डल दिखेगी, ठीक है। तो तब हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन ये कब होगा, जब दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सिचुएशन सेम हो, यानी जिस प्रकार से इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही वहाँ रखा हो। जितने लाइट के सोर्स में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही लाइट के सोर्स में यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो दोनों केसेस में ये डिफरेंस पाया जाएगा कि बड़े मिरर से बनी इमेज ज़्यादा ब्राइट होगी और छोटे मिरर से बनी हुई इमेज कम ब्राइट होगी। तो यहाँ पर रोल आ जाता है मिरर के साइज का। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी वो सेम रहेंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक चीज़ ये होती है मिरर के साइज का रोल। अब देखिए, एक चीज़ ये जनरली पूछी जाती है कि अगर मिरर को आप ब्रेक कर दो तो अगर अभी एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही थी, अगर आप इसको डिफरेंट जगह पे कट लगा दो, क्रैक कर दो, कुछ पोर्शन को निकाल लो, कुछ पोर्शन को पेंट कर दो, तो कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ पर बनेंगी, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए कि जब आप मिरर को ब्रेक करें, कट करें, तो कितनी इमेजेस बनेंगी। देखिए भाई, उसका भी आंसर इसी में छुपा हुआ है, उसका भी आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखिए होता क्या है, जब भी किसी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इस ऑब्जेक्ट से उठकर इस मिरर पर जब लाइट पड़ती है तो इसके हर एक पोर्शन पर पड़ती है लाइट, हर एक कोने पर पड़ती है लाइट, और हर एक कोने पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो जो इमेज बनती है वो हर एक जगह पर रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होता है। हर एक जगह पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही जगह पर कोइंसाइड करती हैं और एक इमेज बनाती हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आप कुछ जगह पर इस मिरर को ब्लैक पेंट कर दो, कुछ जगह पर इस मिरर को ब्लैक पेंट कर दो, अरे पेंट ना करो, कुछ जगह का मिरर को आप रिमूव कर दो, काट कर बाहर निकाल लो, यानी कि अब आपके पास मिरर सिर्फ इतना बचा। अब आपके पास मिरर देखो 3 पीसेस में बचा, एक पीस ये और एक पीस ये। पूछा जाए कितनी इमेज बनेंगी, क्या 3 इमेज बनेंगी या एक इमेज बनेगी। देखिए भाई, अब 3 भी इमेज बन सकती है, 2 भी इमेज बन सकती है और अभी भी एक ही इमेज भी बन सकती है। कैसे इसको चेक करेंगे? देखिए, अगर आपने मिरर को कट किया, क्रैक किया, ब्रेक कर दिया, कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, लेकिन अगर बाकी के बचे पोर्शन एज इट इज अपनी उसी जगह पर फिट हैं जिस जगह पर पहले फिट थे, तो अभी भी एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पोर्शन जहां पर पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करवा कर भेजते थे वहीं पर अभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा कर भेजेंगे। ये भी पोर्शन जहां पर पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करवा कर इमेज बनाता था, अभी भी क्योंकि ये वैसे ही फिट है, तो अभी भी ये वाला पोर्शन ऑफ मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा कर यहीं पर इमेज बनाएगा। ये वाला पोर्शन जहां पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करवा कर इमेज बनाता था, अभी भी वहीं पर इमेज बनाएगा। तो इन तीनों पीसेस की बनाई गई इमेज एक ही जगह पर कोइंसाइड करेंगी, तो उसको 3 नहीं, उसको 1 काउंट किया जाएगा।
सारी इमेजेस एक ही जगह पर कॉन्साइड कर रही हैं तो अभी भी एक इमेज बनेगी। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस टाइम आप इसको ब्रेक कर रहे थे, अगर कोई सा वाला पार्ट हिल गया हो, थोड़ा रोटेट कर गया हो, थोड़ा आगे पीछे डिस्प्लेस कर गया हो, सही है, तो अगर सारे पीसेस, सारे पार्ट्स अगर हिल डुल गए, सारे पार्ट्स अगर अपनी जगह पे डिस्प्लेस हो गए, तो जितने पार्ट्स हैं उतनी इमेजेस बनेंगी। कैसे? ये वाला पार्ट सपोज अब ऐसे ना रह के थोड़ा ऐसे हो गया, तो ये हो सकता है कि इमेज को कहीं और पर बनाए। ये देखिए, ये यहाँ पर इमेज बना रहा है, यहाँ पर पड़ने वाली लाइट रेज ये इमेज यहाँ पर बना रही है। चलिए, ये वाला थोड़ा ऐसे रोटेट कर गया तो हो सकता है ये इमेज कहीं और पर बनाए। ये देखिए, ये इमेज कहीं और बना रहा है, I3, I2, I1। तो अब जितने पीसेस उतने इमेजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात है। तो आप एक मिरर को कितने भी पार्ट्स में ब्रेक करिए, अगर सारे पार्ट्स अपनी उसी जगह पर एग्जैक्टली फिट हैं जैसे पहले फिट थे, तो कितने भी पार्ट्स हो जाएं एक ही नंबर ऑफ इमेज बनेगी। लेकिन अगर कुछ पार्ट्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, कैसे भी थोड़ा दूर पास चले गए, थोड़ा रोटेट हो गए, हिल डुल गए, तो जितने पार्ट्स हैं, जितने तरह के उसके ओरिएंटेशन है मिरर के, उतनी भी इमेज बन सकती हैं मैक्सिमम। हाँ, हो सकता है कि ये दोनों पीसेस अपनी उसी जगह पर थे और ये वाला पीस थोड़ा हिल गया, तो ये दोनों मिरर तो एक ही जगह पर इमेज बनाएंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन अलग जगह पर इमेज बनाएगा। तो देखो, 3 मिरर से 3 पीसेस से 2 इमेज भी बन सकती हैं, ठीक है। तो एक इमेज भी बन सकती है, 2 इमेज भी बन सकती है और मैक्सिमम 3 इमेज भी बन सकती है अगर 3 पार्ट्स में आपने मिरर को ब्रेक किया, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ, अगर आपने मिरर को ब्रेक ना किया होता, बीच बीच में ब्लैक पेंट कर दिया होता, तो क्या होगा? तो कोई भी पार्ट्स अपनी जगह से हिला नहीं होगा, तो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप मिरर को कट करें और पूछा जाए कितनी इमेजेस बन सकती हैं, तो मैक्सिमम बन सकती हैं उतनी इमेज जितने टाइप के पीसेस हैं। अदरवाइज सारे पीसेस अगर अपनी उसी जगह पर ओरिएंटेड हैं जैसे पहले थे फिट, तो अभी भी चाहे जितने पीस में आप मिरर को ब्रेक कर दें, एक ही इमेज ही बनेगी। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिरर के एरिया का रोल समझ में आया? मिरर को कट करने पर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे काउंट किए जाएं, ये समझ में आया? चलिए भाई, और आगे की चीज़ें देखते हैं इसके बाद। देखिए, तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। जैसे कहा जाए कि 2 मिरर्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं, यहाँ पर फिट हैं, ये इस तरह से फिट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, इस मिरर के अगर पोजीशन को देखा जाए तो इसके दोनों एंड्स का y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है 0 0 और ये y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका मतलब है कि ये पूरा मिरर y एक्सिस पर है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस पर है। और इस वाले मिरर को भी देखा जाए तो ये भी है, इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका भी x कोऑर्डिनेट 0, दोनों एंड्स का, यानी ये वाला मिरर भी y एक्सिस पर फिट है। तो दोनों मिरर y एक्सिस पर फिट हैं, दोनों मिरर बिल्कुल पैरेलल हैं और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 12। पूछा जा रहा है कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी अगर एक ऑब्जेक्ट 10, 12 पर रखा हो, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, बीच में ये गैप है, ठीक है। देखिए भाई, आपको क्या बताया था, प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनती है तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, जितना सामने परपेंडिकुलरली सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना परपेंडिकुलरली पीछे इमेज बनती है, ठीक है। बताइए, यहाँ पर भले ही 2 मिरर हो, क्या 2 इमेज बनेगी या एक इमेज बनेगी? सोच के देखिए, देखते हैं। देखिए, आपको ये बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से रखा हुआ है प्लेन मिरर के सामने, तो जितना सामने रखा हुआ है उतना ही पीछे इमेज बनेगी और ये जो दूरी है ये परपेंडिकुलर वाली होती है। चलिए भाई, अगर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा भी आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, भले एग्जैक्टली सामने नहीं है बल्कि थोड़ा सा अलग हटकर है, तो अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो अभी भी जितना परपेंडिकुलरली सामने ये ऑब्जेक्ट होगा उतना परपेंडिकुलरली बैक साइड इमेज बनेगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान में रखें तो अब आप इसकी इमेज बता सकते हो कैसे बनेगी, जरा सोचिएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है y एक्सिस के पैरेलल, ये मिरर रखा हुआ है y एक्सिस के पैरेलल, और y एक्सिस से बताइए इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर दूरी फिर क्या हो गई? परपेंडिकुलर दूरी हो गई 10, सही।
तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है तो क्या ये मिरर परपेंडिकुलरली पीछे इसकी इमेज बना देगा? 10 डिस्टेंस पीछे, यहाँ से 10 डिस्टेंस पीछे जाना पड़ेगा। बताइए क्या I1 यहाँ पर बन जाएगा? 10 ये है तो 10 ये। अच्छा भाई, ये वाला मिरर भी तो y एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो इस मिरर से भी इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? सेम 10। तो ये वाला मिरर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज को परपेंडिकुलरली 10 डिस्टेंस पीछे बना देगा। यानी कि I1 जहाँ पर बना वहीं पर तो I2 भी बन जाएगा। और अगर दो इमेज एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर कोइंसाइड हो जाती हैं तो उसको दो काउंट नहीं किया जाता बल्कि एक बार काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 1। ओनली 1 इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय दीज 2 मिरर्स, ठीक है। क्योंकि दोनों मिरर्स इस ऑब्जेक्ट की इमेज को एक ही जगह पर बनाएंगे, तो वो 2 बार नहीं बल्कि 1 बार काउंट होगा। अब ज़रा देख लेते हैं, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, अभी भी देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स को देखिए तो ये लग रहा है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, बल्कि y एक्सिस पर ही रखा हुआ है। और अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को देखिए तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 और इसका भी x कोऑर्डिनेट 5, यानी कि ये मिरर थोड़ा सा आगे शिफ्टेड है लेकिन अभी भी y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट जो कि 10,12 पर रखा हुआ है इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ कहाँ पर इमेजेस बनेंगी। तो देखते हैं भाई, मिरर 1 से ज़रा बताइए, मिरर 1 से कितना परपेंडिकुलरली सामने है? अगर ये y एक्सिस है तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 10 हो गई, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 10 है तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 10 ही तो होगी। चलिए भाई, तो 10 डिस्टेंस सामने ये ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर इसकी 10 डिस्टेंस पीछे इमेज बना देगा, 10 डिस्टेंस परपेंडिकुलरली पीछे, ठीक है। अच्छा भाई, इस मिरर से ज़रा देखिए ये ऑब्जेक्ट कितना परपेंडिकुलरली सामने है, तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए। बताइए कितना परपेंडिकुलरली सामने है? ये ऑलरेडी 5 था और ये यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बची? 5। सही है। तो बताइए अगर ये 5 बची तो अब यहाँ से ही तो 5 पीछे आओगे आप, और अगर यहाँ से 5 पीछे आओगे तो यहाँ पर आ जाओगे। यानी कि ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पर बनाएगा, तो ये हो गया I2। यानी I1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या चीज़? -10,12 और I2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,12। यानी 2 इमेजेस बनेंगी, अलग अलग पोजीशन पर बनेंगी, तो इनको हम लोग 2 काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इस बार 2 इमेजेस बन रही हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ? I1 और I2 दोनों एक ही लोकेशन पर बनेंगी, और किस लोकेशन पर? -10,12 पर। इसलिए वो दोनों एक ही बार काउंट की जाएंगी, भले ही 2 मिरर हों, एक इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस को इस केस में देख सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए और भी आगे की चीज़ें देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने मूव करने लगे, चलने लगे, किसी स्पीड से चलने लगे, तो ऐसे में क्या उसकी इमेज चलेगी या रुकी रहेगी, और चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी और किस डायरेक्शन में चलेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हो तो हमें पता है कि उसकी इमेज जितना डिस्टेंस सामने रखा होता है एक ऑब्जेक्ट, उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनती है उसकी इमेज, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी उतनी डिस्टेंस पीछे, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतनी डिस्टेंस ये होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो बताइए ये भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोचिए अगर ये ऑब्जेक्ट चलने लगे, और अगर ये चलने लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी भी तो चेंज होने लगेगी। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि जितनी डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पीछे इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाने लगा तो इमेज को भी चलना पड़ेगा, किधर? दूर जाना पड़ेगा मिरर से, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट जाने लगा इधर, ये ऑब्जेक्ट आ गया 12 पर, अब ये दूरी हो गई अगर 12, तो इमेज की भी दूरी क्या हो जाएगी? 12 उतने ही टाइम में। यानी देखिए ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो इमेज भी चल रही है। हाँ, अगर ये पास आने लगा, तो अगर पास चलने लगा तो इसकी दूरी कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए इमेज को भी चलना पड़ेगा, किधर? पास आना पड़ेगा, जिससे कि हर समय उसकी मिरर से दूरी उतनी ही रहे जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी है।
ठीक है, तो ऑलवेज इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस को मेंटेन रखने के लिए अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज को भी चलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट चलेगा, मिरर से पास या दूर चलेगा, तो इमेज को भी पास या दूर आना पड़ेगा, जिससे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल बना रहे। तो एक बात तो ये पता चली कि अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज को भी चलना पड़ेगा। अच्छा भाई, किस स्पीड से चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, इसको भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा बताइए, अगर ऑब्जेक्ट ना चले, मिरर चले, इसको भी देखते हैं और इस पर बेस्ड अभी रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं। सोचिए, अगर ऑब्जेक्ट ना चले, मिरर चले, ये फिक्स हो, लेकिन ये मूव करने लगे, तो सोचिए अगर अभी ये देखा जाए, जितनी डिस्टेंस पर ये होता है उतनी डिस्टेंस पर तो ये बनती है इमेज। सही है। अब सोचिए, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर फिक्स है, लेकिन मिरर दूर चला गया। तो अगर मिरर दूर चला गया तो मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अभी भी तो बढ़ गई। अगर मिरर ऑब्जेक्ट से दूर चला गया तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस भी तो बढ़ जानी चाहिए। और अगर इमेज वहीं पर रुकी रही तो ये बढ़ने के बजाय ये तो कम हो जाएगी डिस्टेंस। अगर मिरर इसके पास आ गया और इमेज वहीं पर रुकी रही तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी इस प्रकार से। तो इमेज ऐसे में भी रुकी नहीं रहेगी, बल्कि ये भी चलेगी। सही है। किस स्पीड से चलेगी इसको भी देखते हैं, किस डायरेक्शन में चलेगी इसको भी देखते हैं। तो अभी आपको ये बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने चले तो इमेज को भी चलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ना चले, मिरर चले तो भी इमेज को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट या मिरर या दोनों अगर मूव करते हैं तो इमेज किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज चल रहे हैं तो ना, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ऑब्जेक्ट अगर चले कुछ स्पीड से तो इमेज किस स्पीड से चलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी दोनों को मिक्स करके भी देखने वाले हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भी देखने वाले हैं, अभी इसके वेक्टर फॉर्म को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ये कॉन्सेप्ट है, साथ में देखिएगा, साथ में हम लोग सीखते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो एक सिंपल केस देखते हैं, केस वन हम लोग ये देखते हैं कि इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, ये केस पहला है। तो ज़रा सोचिए, अभी इसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर दूसरा केस देखेंगे, उससे भी रिजल्ट देखेंगे। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये मान रहे हैं कि ये फिक्स्ड है, स्टेशनरी है और ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये देखिए भाई, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है vo। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसकी स्पीड है vo। तो जरा सोचिए, इमेज को किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, किस स्पीड से चलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देखिए सिंपल वे में देख सकते हैं। देखिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलवेज y इक्वल टू x, यानी इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस के चेंज होने का रेट होगा, यानी कि अगर कोई एक चीज़ चेंज हो रही होगी टाइम के साथ, तो दूसरी डिस्टेंस को भी टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं देखते हैं। अगर इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी। ये चीज़, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, यानी कि अगर ये दोनों डिस्टेंस को हमेशा इक्वल रहना है तो इनके रेट ऑफ चेंज को भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इनके चेंज होने का रेट डिफर कर गया तो इनके बीच की डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ज़रा सोचिए, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये फिक्स रहेगा, तो ये दूरी टाइम के साथ बढ़ेगी, और अगर ये दूरी टाइम के साथ बढ़ेगी तो फिर इस दूरी को भी टाइम के साथ बढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए, इस दूरी को टाइम के साथ बढ़ने के लिए इस इमेज को किधर भागना पड़ेगा, अवे भागना पड़ेगा।
किस स्पीड से भागना पड़ेगा ज़रा बताइए। dx बाई dt को आप क्या लिख सकते हो, v0। अगर मिरर फिक्स है तो इसके और इसके बीच की दूरी के चेंज होने का रेट तो इस स्पीड के ही बराबर होगा ना, डिस्टेंस के चेंज होने का रेट स्पीड के बराबर होता है। यहाँ पर ये फिक्स है, अगर ये भी चलेगा तो रिलेटिव स्पीड लेंगे हम लोग, वो भी बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt फिर इसकी इमेज की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन में इमेज की स्पीड हमेशा इक्वल होती है ऑब्जेक्ट की स्पीड के। किस सिचुएशन में, जब मिरर फिक्स हो, तो जिस स्पीड से ये चलेगा उसी स्पीड से ये भी चलेगा। किधर चलेगा वो इस लॉजिक से देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी बढ़ रही है तो इमेज और मिरर के बीच की भी दूरी बढ़ेगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर चला तो इमेज को उधर चलना पड़ेगा जिससे कि दूरी उसकी भी बढ़े। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इधर चला दूरी कम होगी तो इमेज को भी दूरी कम करवानी पड़ेगी, तो इमेज इधर चलेगी, यानी इमेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा ऑपोजिट होगी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ठीक है। तो लिख सकते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पहला रिजल्ट है, कंक्लूजन 1। क्या कंक्लूजन 1 है कि अगर मिरर फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर, देखिए ये भाई परपेंडिकुलर टू द मिरर मूविंग है, अभी ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, उसको भी हम लोग डिफरेंट केस में कवर करेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर की एक्सिस के अलोंग चले या एक ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर चले, यानी ऐसे ऐसे चले, तो ऐसी सिचुएशन में इमेज की स्पीड वही होती है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, लेकिन इमेज की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। जैसे अगर ये मिरर है और ये फिक्स्ड है और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट, तो बताइए इसकी इमेज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट में चलेगी। और अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट, तो इमेज चलेगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट। सिंपल सा रिजल्ट, ठीक है। तो ये केस पहला है, जब मिरर फिक्स हो तब का रिजल्ट ये है। अब जरा दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मिरर मूविंग हो और ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो, चलिए भाई रिजल्ट नंबर 2 देख लेते हैं, केस नंबर 2 देख लेते हैं। इफ मिरर इज मूविंग, इफ मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फिक्स्ड। चलिए भाई इसका भी जरा रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों को मिक्स करके भी देखेंगे हम लोग। चलिए भाई ये देखिए, ये देखिए, चलिए ये अब है फिक्स्ड और ये मूव कर रहा है, सपोज ये चल रहा है VM से, मान लीजिए इधर चल रहा है, कैसे भी चल सकता है। अब देखिए क्या इमेज को चलना पड़ेगा, इमेज को चलना पड़ेगा भाई, बिल्कुल चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फिक्स है और ये दूर जा रहा है तो x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y को भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर y नहीं बढ़ा तो ये कम हो जाएगा, मिरर पास आ जाएगा इमेज के, y कम हो जाएगा, x बढ़ जाएगा और x और y डिफरेंट हो जाएंगे। क्या प्लेन मिरर में ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। प्लेन मिरर में हमेशा क्या पॉसिबल होता है, y इक्वल टू x। तो y को x के बराबर रखने के लिए अभी भी इमेज को चलना पड़ेगा। चलिए भाई किस स्पीड से चलेगा ज़रा इसको देख लेते हैं। फिर से देखिए, क्योंकि y को हमेशा इक्वल रहता है x के, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ज़रा बताइए, ये दूरी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो ये दूरी अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो vi और vm में कौन बड़ा होगा? ये स्पीड बड़ी होगी ये स्पीड से। भाई दो चीज़ें चल रही हों और इनके बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो ये स्पीड ज़्यादा होगी, ये स्पीड कम होगी, तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी टाइम के साथ। अगर ये स्लो हो ये फास्ट हो तो दूरी कम हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। बेसिक ये काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये दूरी को बढ़ना है तो ये स्पीड ज़्यादा होगी, ये स्पीड कम होगी, और अगर दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट होकर आती है, दूरी के चेंज होने का रेट सबट्रैक्ट होकर आता है, ठीक है। तो dy बाई dt को इस बार क्या लिखोगे आप? vi माइनस vm। अच्छा भाई dx बाई dt क्या होगा? x के चेंज होने का रेट तो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट है, ये तो फिक्स है, तो x किस रेट से चेंज हो रहा है? ओनली vm से, तो ये हो जाएगा vm, यानी कि इस बार vi क्या हो गया? 2 टाइम्स vm। ये देखिए भाई
यानी अगर मिरर चल रहा हो, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो, तो इमेज चलती है मिरर की स्पीड के डबल स्पीड से, डबल स्पीड से चलती है। अच्छा भाई, इस बार डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन तो इस बार वही है जो मिरर की डायरेक्शन है। यानी कि अगर मिरर जा रहा है राइट में तो इमेज भी भागेगी राइट में, लेकिन डबल स्पीड से। अगर मिरर आ रहा होता लेफ्ट में तो इमेज भी भागती लेफ्ट में, लेकिन डबल स्पीड से। तो स्पीड डबल होगी इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये है रिजल्ट केस नंबर 2 का रिजल्ट कंक्लूजन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर चल रहा है, तो इमेज चलेगी डबल स्पीड से लेकिन सेम डायरेक्शन में। ये सेकंड कंक्लूजन है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये तो फिक्स्ड है, और अगर ये जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट, तो इमेज कितने से चलेगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट। ये जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट, तो इमेज भागेगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट। इन दोनों रिजल्ट को याद रखिए बस। सारे मिक्स्ड वाले क्वेश्चन इन्हीं दोनों रिजल्ट पर बेस्ड होते हैं, आप उनको मिलाकर सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? आगे के सारे केस जो कि इनका मिक्सचर होता है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए भाई, ज़रा इसको आप ज़रा विजुलाइज करके भी देख लीजिए। इसको आप विजुलाइज करके भी देख सकते हैं। भाई, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया, आप प्लेन मिरर के सामने अगर चलते हो तो आपकी इमेज आपसे पास जाती है या दूर जाती है? सोच के देखिए, इसको विजुलाइज करिए। आप मिरर के सामने जा रहे हो तो आपकी इमेज भी तो आपके पास आएगी, और अगर आप मिरर से दूर जा रहे हो तो आपकी इमेज भी दूर जाती है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप मिरर के पास जा रहे हो और आपकी इमेज दूर जा रही है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि दोनों के मिक्सचर पर बेस्ड हो। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल, इन दोनों रिजल्ट को आप याद रखिएगा। देखिए भाई, अब इन पर बेस्ड हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। इन पर बेस्ड हम लोग अब एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए एग्जाम्पल्स, जैसे भाई कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट। ठीक है, और मिरर चल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चल रहा है लेफ्ट और ये चल रहा है राइट। पूछा जा रहा है इमेज किस स्पीड से चलेगी। अब देखिए, इसमें दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव कर रहे हैं तो इमेज की डायरेक्शन और इमेज की स्पीड हम लोग दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ऐसे में जब दोनों चलें तो हमें दोनों रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से दोनों रिजल्ट? जब ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, मिरर चलता है, तो इमेज का रिजल्ट क्या होता है, और जब मिरर फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट चलता है, तो इमेज की स्पीड का रिजल्ट क्या होता है। उन दोनों रिजल्ट्स को हमें यहाँ पर 1 बाई 1 अप्लाई करके देखना है। चलिए भाई, कैसे करें? 1 बाई 1 अप्लाई कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि मिरर रेस्ट पर है। अगर मिरर रेस्ट पर है तो ये जा रहा है 2 से लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से इमेज कितने से चलेगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट। तो इसकी वजह से ये चली इधर। अच्छा भाई, अब इसको चला के देख लिया इसका इफेक्ट। अब ज़रा इसका इफेक्ट भी उस पर देख लीजिए। अब ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर चल रहा है। मिरर चल रहा है अगर 3 से राइट, तो बताइए ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर चलता है किसी स्पीड से, तो डबल स्पीड से चलती है इमेज और उसी डायरेक्शन में चलती है इमेज। यानी अगर ये 3 से इधर चलेगा तो इमेज चलेगी 6 से, और वो भी किधर? वो भी इधर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बताइए, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? 2 + 6 दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग दोनों के मोशन पर बेस्ड इमेज की स्पीड, इमेज की डायरेक्शन बता सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? एक दो एग्जाम्पल हम लोग और करके देख लेते हैं। देखिए भाई, देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पर बेस्ड और देख सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर, और मिरर चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर। तो पूछा जा रहा है कि इमेज किस वेलोसिटी से चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो हमें दोनों रिजल्ट पता हैं। उन दोनों रिजल्ट्स को 1 बाई 1 हम इस केस में अप्लाई करके देख सकते हैं। पहले बताइए, मिरर को आप स्टेशनरी रखिए और ऑब्जेक्ट को चलाइए 4 से। बताइए, मिरर स्टेशनरी हो और ऑब्जेक्ट चल रहा हो किसी स्पीड से, तो उसी स्पीड से इमेज भी चलती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए भाई, तो ऑब्जेक्ट चलेगा राइट में तो इमेज चलेगी लेफ्ट में 4 से। इसका इफेक्ट हमने इस पे देख लिया। अब जरा इसका इफेक्ट देखिए।
मिरर चल रहा हो 5 से तो इमेज चलती है डबल स्पीड से उसी डायरेक्शन में। तो इस बार इमेज को चला दीजिए 2 × 5 यानी कि 10 से राइट में। अब देखिए एक वेलोसिटी राइट में है और एक वेलोसिटी लेफ्ट में है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। कौन बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। तो बताइए इस बार इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 - 4 यानी कि 6, और इस बार किधर हो जाएगी, टूवर्ड्स राइट। बात क्लियर है? चलिए भाई एक इसमें अप्लाई करके देख लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 से तो इमेज भी चलेगी 2 से, ये राइट में तो ये लेफ्ट में। मिरर चल रहा है लेफ्ट में 5 से तो इमेज भी चलेगी लेफ्ट में लेकिन 10 से, तो इस बार ये चलेगी 10 से, यानी कि नेट स्पीड ऑफ इमेज क्या हो गई, 12, किधर, लेफ्ट। बात क्लियर है? चलिए भाई एक और ज़रा एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है। देखिए एग्जांपल 3 देख सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 5 सेंटीमीटर से इधर, ठीक है, और ये जा रहा है 10 सेंटीमीटर से इधर, ठीक है। चलिए भाई पूछा जा रहा है कि इमेज कितने से चलेगी, क्लियर कर सकते हैं? बताइए 5 से अगर ये इधर जाएगा तो इमेज जाएगी, इमेज चलेगी 5 से इधर, ये जाएगा 10 से इधर तो इमेज चलेगी कितने से, 20 से इधर, यानी इस बार इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई, 15, किधर, राइट। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन है भाई, इसको आप मिक्स करके 1 by 1 रिजल्ट आप इसका देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन दो केसेस पर, इन दो रिजल्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चले, इमेज चले, ऑब्जेक्ट चले, मिरर चले, तो इमेज किस स्पीड से चलेगी और किस डायरेक्शन में चलेगी। बात क्लियर? चलिए भाई, तो ये तो ऐसे मोशन थे कि जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा था मिरर की एक्सिस के अलोंग, यानी ऑब्जेक्ट चल रहा था मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए इस तरह से भी हो सकता है मोशन कि अगर मिरर ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और इस बार ऑब्जेक्ट चल रहा हो ऐसे। बताइए भाई अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से चलने को हम लोग ये बोलते हैं कि इस बार इस ऑब्जेक्ट का मोशन मिरर के प्लेन के अलोंग है, मिरर के प्लेन के अलोंग। जैसे ये मानिए कि ये जो बोर्ड है ये पूरा मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चले, इस तरह से चले, या इस तरह से चले, या इस तरह से चले, तो इस तरह से चलना कहलाता है मिरर के प्लेन के अलोंग चल रहा है। और अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चले या एक ऑब्जेक्ट ऐसे चले, ये चलना क्या कहलाता है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर चलना या मिरर के एक्सिस के अलोंग चलना, जिसको कि अभी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर के प्लेन पर चले तो इमेज किधर चलेगी और किस वेलोसिटी से चलेगी। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन पर चले तो इसकी डिस्टेंस कभी भी मिरर से कम या ज़्यादा तो नहीं होगी। तो अगर इसकी डिस्टेंस कभी भी मिरर से कम या ज़्यादा नहीं होगी तो फिर इमेज की वेलोसिटी वही होगी ना जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, क्योंकि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली बैक साइड बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी। यानी जिस जिस तरह से ऑब्जेक्ट चलेगा उस तरह से इमेज भी चलेगी। अच्छा इस सिचुएशन में भले ये फिक्स्ड हो, इस सिचुएशन में ज़रा सोच के बताइएगा कि अगर ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और मिरर चल रहा है ऊपर, क्या अब इमेज चलेगी या इमेज भी रुकी रहेगी? सोचिए अगर मिरर चलेगा ऊपर और ऑब्जेक्ट यहीं है तो क्योंकि इमेज हमेशा परपेंडिकुलरली बैक साइड बनती है ना, तो मिरर भले ही ऊपर निकल जाए या नीचे निकल आए या थोड़ा आगे निकल आए या पीछे निकल जाए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो वहीं पर रुकी रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो इमेज भी रुकी रहेगी। तो इसमें ये कंक्लूजन निकला कि इस प्रकार के मोशन में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की ही बात मानेगी। मिरर के चलने फिरने से इमेज के मोशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिएगा।
तो जो भी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, हमेशा इमेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रहेगी, यानी वी आई ऑलवेज विल बी इक्वल टू वी ओ विद स्पीड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और इस प्रकार के मोशन में मिरर के मोशन का इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज तो डायरेक्शन या और स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इमेज is not affected by the motion of mirror। बात क्लियर है? तो मोशन चले मिरर चले या रुका रहे, इमेज की वेलोसिटी, इमेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन में मिरर के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात सही है? बात क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट चलेगा ऊपर तो इमेज भी चलेगी ऊपर, ऑब्जेक्ट अगर फिक्स्ड है तो इमेज भी रेस्ट पर रहेगी, मिरर चाहे चले चाहे रुका रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से चलने को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के अलोंग चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये रिजल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग दोनों प्रकार के मोशन का मिक्सचर भी देख सकते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक जरा मिक्स्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से तो चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मिरर के एक्सिस से 37 डिग्री पर है। मिरर भी चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन मिरर के एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल पर है। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन मोशन ऑफ इमेज, ये पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे में फिर हम लोग क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक तो वो वाले मोशन जो मिरर के एक्सिस के अलोंग है, और एक वो वाले मोशन जो मिरर के प्लेन के अलोंग है। ठीक है, तो जरा बताइए क्या हम लोग इसको ब्रेक कर लें कंपोनेंट्स में? बिल्कुल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बताइए, ये हो जाएगा 10 cos 37 और ये हो जाएगा 10 sin 37। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 5 cos 53 और ये हो जाएगा 5 sin 53। ये हो जाएगा 5 sin 53। अब देखिए ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी को लेकर एक क्वेश्चन बना लीजिए, और ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटीज को लेकर एक दूसरा क्वेश्चन बना लिया जाए, यानी क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया जाए। बताइए भाई, तो एक क्वेश्चन हमारे लिए ये हो गया। अच्छा, 10 cos 37 कितना होता है? 8। 10 sin 37 कितना होता है? 6। इसी तरह से 5 sin 37 क्या हो जाएगा? 4। और 5 cos sin 53 क्या हो जाएगा? 4। 5 cos 53 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको पता होंगी। cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5, sin 53 होता है 4/5, cos 53 होता है 3/5। ठीक है, तो इन वैल्यूज को यूज करके आप यहाँ पर वैल्यूज देख सकते हो। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि अगर ये मिरर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है और ये जा रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और मिरर इधर जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो हमें एक तो इसको लेकर इमेज की वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि ये अगर मिरर है और मिरर ऊपर जा रहा है 4 से, ये जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट चल रहा है कितने से? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि इमेज कितने से चलेगी और किधर चलेगी। फिर इन दोनों रिजल्ट को हम लोग मर्ज कर देंगे। ठीक है, जरा बताइए, तो ये 8 से इधर जाएगा तो इमेज भी 8 से इधर जाएगी, ये 3 से इधर जाएगा तो इमेज 6 से इधर जाएगी, और 8 × 6 क्या हो गया? 14। और इस प्रकार के मोशन में अभी आपको क्या बताया रिजल्ट? इस प्रकार के मोशन में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की ही बात मानती है, यानी इमेज की वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड दोनों ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगी। यानी कि इमेज चलेगी ऊपर कितने से? 6 से। यानी कि इमेज में दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। इमेज की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया 14
और इमेज की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया 16, तो बताइए इमेज की नेट वेलोसिटी क्या हो गई? इमेज की नेट वेलोसिटी हो गई अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप कह सकते हो कि इमेज इस डायरेक्शन में चलेगी, इस एंगल पर चलेगी और इस स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो अगर ये मिक्स टाइप का मोशन है तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए, एक तो मिरर के एक्सिस के अलोंग वाला क्वेश्चन और एक मिरर के प्लेन के अलोंग वाला क्वेश्चन, और दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करिए और इसको आप मर्ज कर दीजिए। सही, तो इस तरह से बता सकते हो। ठीक, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं। इस बार वेलोसिटीज दे रखी हैं वेक्टर फॉर्म में। ये कह रखा है कि अगर मिरर का जो प्लेन है वो YZ प्लेन पर मिरर है और मिरर का जो एक्सिस है वो X एक्सिस के अलोंग है, ये X एक्सिस के अलोंग मिरर की एक्सिस है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर ये है और मिरर का वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर बताइए। ठीक है, तो इस बार हमें इमेज का वेलोसिटी वेक्टर बताना है। देखिए भाई, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक रिजल्ट अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के अलोंग चले तो इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्ट वही होती है जो इमेज की ऑब्जेक्ट की होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के अलोंग चले तो इमेज की वेलोसिटी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की होती है। ज़रा बताइए, इस केस में मिरर का प्लेन कौन सा है? YZ। तो ऑब्जेक्ट का वो वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जो Y और Z में होगा वही होगा एग्जैक्टली इमेज में भी। बताइए, ऑब्जेक्ट का Y और Z वाला कंपोनेंट कौन सा है? 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो इमेज का भी वेलोसिटी का Y और Z कंपोनेंट वही होगा। सही है, बस इमेज की वेलोसिटी का X कंपोनेंट डिफरेंट होगा। तो X कंपोनेंट को आप अलग से देख लीजिए। बताइए X कंपोनेंट क्या है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का X कंपोनेंट है 2i कैप, यानी कि ऑब्जेक्ट जा रहा है X एक्सिस में 2 से। अच्छा, मिरर का X कंपोनेंट कौन सा है? 5i कैप, यानी मिरर जा रहा है 5 से इधर। इसको आप अलग से बना लीजिए। देखिए, अगर हम लोग इसको अलग से बना लें, अगर इसको अलग से बना लें तो ये जा रहा है 2 से और ये जा रहा है 5 से। ये अगर 2 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो बताइए इमेज कितने से चलेगी? इसके 2 से इधर जाने की वजह से इमेज चलेगी 2 से इधर, और इसके 5 से उधर जाने की वजह से इमेज चलेगी 10 से इधर। यानी इमेज का वेलोसिटी का ये x वाला कंपोनेंट हो गया 10 माइनस 2 यानी कि 8, और किधर हो गया? x एक्सिस के अलोंग। यानी कि इमेज की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो क्या हो गया? 8i कैप। और बाकी के y और z वाले कंपोनेंट कौन से होंगे इमेज की वेलोसिटी में? वही होंगे जो ऑब्जेक्ट में हैं। यानी कि इमेज की वेलोसिटी का वेक्टर क्या तैयार हो गया? 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये देखिए कितना इजीली आप वेलोसिटी वेक्टर भी बता सकते हो इमेज का। बस आपको इस कंपोनेंट को अलग से हैंडल करना है। ये 2 से उधर जा रहा था, मिरर 5 से इधर जा रहा था, तो इसको लेकर आप इमेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट बस निकाल लीजिए। बाकी इमेज की वेलोसिटी में वो सारे कंपोनेंट्स होंगे जो ऑब्जेक्ट में है। क्यों? क्योंकि मिरर का प्लेन ही YZ में है, इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के Y और Z वाले कंपोनेंट जो हैं वही इमेज में भी पाए जाएंगे। तो इमेज में ये सब होंगे, बस इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 से इधर जाएगा तो इमेज 2 से इधर, ये 5 से इधर जाएगा तो इमेज भी 10 से इधर। तो नेट क्या हो गया? 8 से उधर, यानी प्लस 8i कैप। तो इस तरह से आप इमेज का वेलोसिटी वेक्टर भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में सीखी, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में आ जाए तो क्या क्या वेराइटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कितनी इमेजेस बन सकती हैं, और अगर उसमें भी एक ऑब्जेक्ट अगर 2 मिरर के बीच में चले तो इमेज किस स्पीड से चलती है ना? क्योंकि एक से ज़्यादा इमेजेस तब बनती हैं। तो पूछा जाए कि भाई वो वाली इमेज, चौथी इमेज, 5वीं इमेज की वेलोसिटी बताइए। तो ये सारी हम लोग केसेस देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अगर 2 मिरर के बीच में आता है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, और भी डिफरेंट हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड वेरिएशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।